खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा के 4 दोस्तों की हरिद्वार में मौत, नए साल के मौके पर गए थे घूमने, ओवर स्पीड कार रोड साइड खड़े ट्रक में घुसी। चारधाम प्राधिकरण को लेकर हाई लेवल मीटिंग, तीर्थ पुरोहितों बोले चारों धामों में आंतरिक पूजा की व्यवस्था पर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नए साल में नई उम्मीद के साथ बदलेगी देहरादून की तकदीर, कनेक्टिविटी के नाम होगा नया साल, 5 प्रोजेक्ट पर हो रहा है काम। देहरादून में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़ा कदम, डीजल बसों और विक्रमों को किया जाएगा बाहर। उत्तराखंड से महाकुंभ जाने वालों के लिए स्पेशल ट्रेन में रिजर्वेशन शुरू, एक बार में 1200 से अधिक यात्री कर सकेंगे यात्रा। नए साल में ठिठुरने वाली ठंड लेकर आई साल का पहला पश्चिमी विक्षोभ, मिलेगी बारिश और बर्फबारी की सौगात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते खबरों की ओर। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां हितधारकों की बैठक में तैयार परिषद बनाने की योजना, अपर सचिव की अध्यक्षता में हुई वार्ता। चारधाम तीर्थ महापंचायत के पुरोहितों से चर्चा की गई है। राजबंदी के ड्राफ्ट पर जल्द लगेगी अंतिम मुहर। देहरादून से हम खबर आपको दे रहे हैं। चारधाम तीर्थ महापंचायत के पुरोहितों से चर्चा की गई है। बैठक में तैयार परिषद बनाने की योजना चल रही है। देहरादून से हम जानकारी दे रहे हैं, अपर सचिव की अध्यक्षता में वार्ता की गई। चारधाम तीर्थ महापंचायत के पुरोहितों से चर्चा की गई है। राजबंदी के ड्राफ्ट पर जल्द लगेगी अंतिम मुहर। देहरादून से हम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की देहरादून में हितधारकों की बैठक में तैयार परिषद बनाने की योजना, अपर सचिव की अध्यक्षता में की गई वार्ता। देहरादून से हम जानकारी दे रहे हैं, चारधाम तीर्थ महापंचायत के पुरोहितों से चर्चा की गई है। बैठक में परिषद तैयार करने को लेकर वार्ता की गई। महापंचायत के पुरोहितों से चर्चा की गई। राजबंदी के ड्राफ्ट पर जल्द लगेगी अंतिम मुहर। देहरादून से बड़ी जानकारी दे रहे हैं, देहरादून में हितधारकों की बैठक। इस बैठक में तैयार परिषद बनाने की योजना बनाई गई। अपर सचिव की अध्यक्षता में यह वार्ता संपन्न की गई। देहरादून से हम जानकारी दे रहे हैं, चारधाम तीर्थ महापंचायत के पुरोहितों से चर्चा की गई। राजबंदी के ड्राफ्ट पर जल्द लगेगी अंतिम मुहर। देहरादून से हम जानकारी दे रहे हैं, जहां हितधारकों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में तैयार परिषद बनाने की योजना बनाई गई। अपर सचिव की अध्यक्षता में यह वार्ता संपन्न हुई। चारधाम से तीर्थ महापंचायत के राजबंदी के ड्राफ्ट पर जल्द लगेगी अंतिम मुहर। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर भी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां बिजली बिल न देने वालों को मिलेगा नोटिस। सभी अधिकारियों को छापा मारकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्व बढ़ोतरी के लिए ऊर्जा विभाग का बड़ा फैसला। बिजली चोरी और बिल ना चुकाने वालों पर
अब मुकदमा दर्ज किया जाएगा। देहरादून से हम जानकारी दे रहे हैं, बिजली बिल ना देने वालों को मिलेगा नोटिस। सभी अधिकारियों को छापा मारकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व बढ़ोतरी के लिए ऊर्जा विभाग का बड़ा फैसला। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिजली चोरी और बिल न चुकाने वालों पर अब कड़ा एक्शन होगा। बिजली बिल न देने वालों को मिलेगा नोटिस। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी अधिकारियों को छापा मारकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व बढ़ोतरी के लिए ऊर्जा विभाग का यह बड़ा फैसला सामने आ रहा है। बिजली चोरी और बिल न चुकाने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी अधिकारियों को छापा मारकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व बढ़ोतरी के लिए लिया गया है ये फैसला। बिजली चोरी और बिल न चुकाने वालों पर कड़ा एक्शन होगा। सभी अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से हम जानकारी दे रहे हैं, राजस्व बढ़ोतरी के लिए ऊर्जा विभाग का बड़ा फैसला सामने आ रहा है। बिजली चोरी और बिल ना चुकाने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। देहरादून से हम जानकारी दे रहे हैं, बिजली बिल ना देने वालों को मिलेगा राजस्व बढ़ोतरी के लिए ऊर्जा विभाग का बड़ा फैसला सामने आ रहा है। बिजली बिल ना चुकाने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सभी अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको टिहरी से बता रहे हैं, जहां आगामी फायर सीजन के मद्देनजर जिला स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा कार्यालय का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यशाला संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि वन संपदा हमारी राष्ट्रीय संपदा है और इसे सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए आगामी फायर सीजन के मद्देनजर सभी तैयारियां समय पूर्ण कर लें। उन्होंने कहा कि डीडीएमओ को वनाग्नि सुरक्षा संबंधी एक ग्रुप बनाकर उसमें वन, राजस्व, पुलिस, अग्निशमन विभाग, ग्राम विकास विभाग व अन्य महत्वपूर्ण विभाग व कर्मियों को ऐड करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने टिहरी नरेंद्र नगर के डीएफओ को निर्देश दिए कि विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों की उपस्थिति में एक संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजन किया जाए। निर्देश दिए गए थे कि वनाग्नि को लेकर सभी जनपद अभी बैठक कर लें और जो भी तैयारियां की जानी उसके बारे में रूपरेखा अभी से बना लें। तो इसी को लेकर समस्त हमारे जो फॉरेस्ट डिविजन्स हैं सभी डीएफओस के साथ विस्तृत चर्चा की गई है और लास्ट ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है उसको देखकर एक ऐसा प्लान हम बना रहे हैं जिससे कि कम से कम जंगलों में आग लगे और कोई भी जनहानि हो या जंगलों की हानि हो, पशु हानि हो, कोई भी ना हो। इसी को लेकर डायरेक्शंस दिए गए हैं और सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल है हमारे पास। और इसी के साथ ही कम्युनिटी को पार्टिसिपेशन बढ़ाते हुए सभी गांव में हम बैठ के अभी से प्रारंभ कर रहे हैं, जिससे रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको नैनीताल से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हल्द्वानी दंगा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक सहित अब्दुल मोईद और जावेद की जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने अब्दुल मलिक व अब्दुल मोइन के खिलाफ दायर याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। अब कभी भी दोनों की जमानत याचिका पर कोर्ट अपना निर्णय ले सकती है। पहले हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि अब मामले में चार्जशीट दायर हो गई है, इसलिए ये जमानत के लिए सेशन कोर्ट में जा सकती है। जबकि मलिक की तरफ से कहा गया है कि सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त की है, इसलिए उनकी जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई उच्च न्यायालय में ही की जाए। आपको बता दें कि 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन व पुलिस की टीम पर साजिशकर्ता सहित अतिक्रमणकारियों व कई अन्य लोगों ने पथराव, आगजनी और गोलीबारी की थी। दंगे के दौरान दंगाइयों ने कई गाड़ियों समेत थाने को घेरकर गोलीबारी की, जिसमें कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। अभी तक झंडा हिल रहा था उसका समस्या तो कोई नहीं। अभी तक झंडा हिल रहा था जी। आज इसमें अब्दुल मलिक के खिलाफ 3 FIR थी बनपुरा कांड से संबंधित, और उनके बेटे अब्दुल मोहित के खिलाफ भी 3 FIR थी उसी कांड से संबंधित, जिसमें आज काफ़ी डिटेल्ड हियरिंग हुई। लगभग 1 घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अब फैसला सुरक्षित रख लिया है। खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां प्रदेश का आबकारी विभाग इस वर्ष सरकार की ओर से निर्धारित राजस्व लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेगा। प्रदेश सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 4,440 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य आबकारी विभाग के लिए निर्धारित किया है। आबकारी आयुक्त हरिचंद्र सोमवाल ने बताया है कि राजस्व लक्ष्य में पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष 200 करोड़ रुपए ज्यादा रखे गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही राजस्व लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। मैडम 63 आबकारी विभाग का जो राजस्व वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, वो इस वर्ष 4,440 करोड़ का है हमारा वर्ष 2024-25 के लिए। तो उसको प्राप्त करने के लिए सभी हमारा आबकारी विभाग का सारे अधिकारी कर्मचारी पूरी तन्मयता से कार्य कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में जो हमारा दिसंबर एंड के लिहाज से जो वसूली का हमारा लक्ष्य है, वो उससे पिछले साल जो आया था उससे लगभग 200 करोड़ रुपए ज़्यादा है, जिससे स्पष्ट है कि हम इस वर्ष के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। और आने वाले वर्ष के लिए जो राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा, उसके लिए भी रणनीति बनाकर उसको प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। रुक कर देते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको बागेश्वर से बता रहे हैं, जहां मोबाइल एवं इंटरनेट जीवन का हिस्सा बन चुका है। वहीं जनपद के कई गांवों में सिग्नल न होने के कारण मोबाइल पर बात नहीं हो पाती थी। इन क्षेत्रों को संचार सुविधा से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन एवं विधायक के प्रयासों से BSNL की ओर से दूरस्थ क्षेत्रों में 48 नए टावर लगाए जाने का कार्य गतिमान है, जिसमें से आज 21 टावरों का कार्य पूर्ण हो चुका है। 15 हपाली, कपूरी, देव लविछराल, लाठी, भनार, मलखाड़ूगरचा, पुड़कुनी, किरौली, बदियाकोट, खरनातोली, सुंदील, गपानी, कोट भनार, जलमानी व गरवा सिरमोली आदि 21 जगहों के टावरों को निर्माण पूर्ण होकर लोकार्पण कर दिया गया है। क्षेत्र थे जहां पर कई वर्षों से संचार सुविधा से जो वंचित थे, तो ऐसे क्षेत्रों में BSNL के द्वारा 48 टावर लगाए जाने प्रपोज थे। तो ये कार्रवाई इसमें चल रही थी। तो उसी के क्रम में जो इनके 21 टावर्स हैं वो अब लगाए जा चुके हैं और उनके द्वारा जो संचार सुविधा है वो उपलब्ध कराई जा चुकी है। अगर उसमें कतिपय गांव ऐसे हो सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं कि टावर लगाने के बाद भी कुछ वहाँ पे तकनीकी समस्याएं हैं, तो उनको भी BSNL के द्वारा दूर किया जा रहा है। और 2025 के लिए एक सुखद आगाज है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों के अंदर मोबाइल कनेक्टिविटी का होना बहुत नितांत आवश्यक है।
जहां डिजिटल इंडिया के तहत एक बड़ी थीम के साथ पूरे देश के अलग अलग कोनों पर दूरसंचार से लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा था। तो उसी दिशा में हमारे उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के अथक सहयोग के कारण से आज हम दूरस्थ जो अंचल हैं, जो अलग अलग हमारे ऐसे हिमालय से लगे हुए जो गांव हैं, उस क्षेत्रों में हम माननीय अजय टमटा जी के माध्यम से केंद्रीय मंत्री जी से भी मिले थे। तो उसके निमित्त हमारे यहाँ 72 टावर स्वीकृत हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको गदरपुर से बता रहे हैं, जहां दिनेशपुर थाना क्षेत्र में बीते 12 अक्टूबर दशहरे की रात्रि में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले वांछित 5 रुपए के इनामी अभियुक्त को दिनेशपुर पुलिस टीम ने 5 बजे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए अभियुक्त लगातार ठिकाने बदल रहा था। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने 5 पुलिस कर्मियों को 5,000 रुपए का नगद इनाम दिया है। दिनांक 12 को जाफरपुर में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें कई लोग नामजद थे। उनमें से 3 लोगों के ऊपर 5 रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी। कल शाम को उसमें से साहब सिंह उर्फ साबा कल शाम 5 बजे गिरफ्तार हुआ। आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इन 3 लोगों में से 2 लोग पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके थे। 6 और लोगों के नाम कुर्की वारंट जारी हुआ है, उन्हें भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, जिसके चलते सरकार को भी कई मुश्किलों का सामना भी उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा निकाय व पंचायत चुनाव करने के लिए 2024 की आरक्षण नियमावली को चुनौती देते हुए अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई की है। हाई कोर्ट ने कई निकायों में गलत तरीके से आरक्षण तय करने के मामले में दायर याचिका पर राज्य सरकार से 6 जनवरी तक का जवाब मांगा है, जिसमें याचिकाकर्ता का आरोप है कि राज्य सरकार की ओर से निकायों के अध्यक्ष पदों के लिए जो आरक्षण प्रक्रिया अपनाई गई है वह संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। राज्य सरकार ने आरक्षण जनसंख्या और रोटेशन के आधार पर सुनिश्चित नहीं किया है। साथ ही विपक्ष पर आरोप लगाया है कि सहकारिता चुनाव, छात्र संघ चुनाव और निकाय चुनाव में भी देरी, साथ ही नगर निकाय चुनाव में मूल निवासियों को ही आरक्षण देने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर अब तमाम विपक्षी दल भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अब सरकार को आरक्षण नियमावली मामले में 6 जनवरी तक हाईकोर्ट के समक्ष अपना जवाब रखना है। कांग्रेस भी इस चुनावी दंगल में सरकार की कमियां और खामियां, प्रत्याशियों के नामांकन रद्द करने को लेकर लगातार सवाल उठाने का प्रयास कर रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत, उत्तरकाशी नगर पालिका में अध्यक्ष व मेयर के पदों के लिए राज्य सरकार के आरक्षण को चुनौती देती याचिका दायर कर रहा है। नियमावली बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। राज्य सरकार के 2024 के आरक्षण संबंधी नियमावली गलत है, इसलिए निकायों का फिर से आरक्षण तय हो। इस पूरे मामले पर सत्ता पक्ष भी हाई कोर्ट में अपने पक्ष को लेकर तैयार है। याचिकाएं लगी हुई हैं, जिसमें अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत, महुआ डाबरा, ऐसी कई नगर पंचायतें, उत्तरकाशी नगर पालिका, ऐसी कई नगर पालिकाएं और नगर निगम अल्मोड़ा, ऐसे कई निकायों के आरक्षण का जो रोस्टर है, नगर पालिका अध्यक्ष, मेयर आदि का, जो उसको चैलेंज किया गया है। उसमें विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे इसको चैलेंज किया गया है, जिस पे आज कोर्ट ने सुनवाई करी थी और राज्य सरकार से इस संबंध में 6 तारीख तक कुछ विशेष बिंदुओं पर जवाब मांगा है, जैसे कि क्या आधार रहा है और क्या डेटा है जिसका बेसिस लिया गया है। माननीय न्यायालय के पास जब कोई शिकायत करता जाएगा तो निश्चित तौर पर उसकी सुनवाई करेंगे, लेकिन क्योंकि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है, अब जो अधिकार निर्वाचन अधिकारी को होता है,
जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसका अधिकार सर्वोपरि है। न्यायालय उस पर विचार करेगा, जब देखी जाएगी। लेकिन अभी जो व्यवस्था है, क्योंकि सरकार ने पारदर्शिता से अपना काम किया है, निश्चित तौर पर उस पर किसी को आपत्ति हो सकती है तो न्यायालय में उसकी सुनवाई होगी। अब जब सुनवाई होगी, लेकिन इस बीच निर्वाचन की कार्यवाही चालू है, उसको बीच में ब्रेक नहीं किया जा सकता और निर्वाचन कार्रवाई चलती रहेगी, निर्वाचन चलता रहेगा। यूकेडी इस संबंध में पहले भी हमने वक्तव्य दिए थे कि जब आरक्षण रोस्टर लागू करने के लिए इन्होंने बात की थी, तब हमने कहा था कि जब एक बार आप प्रत्याशी उतार देंगे, इससे भी बड़ी विडंबना उसके बाद आएगी, जब जो प्रत्याशी होगा वो क्या उत्तराखंड का मूल निवासी है कि नहीं है। और बात फिर घूम फिर के वहीं पे आती है कि हम मूल निवास की जो कट ऑफ डेट ही नहीं डिसाइड कर पा रही है सरकार, तो सरकार क्या जवाब देगी। इसके लिए तो जो उत्तराखंड क्रांति दल बार बार 1950 की बात कर रहा है, अगर उस पर कायम रहें तो तब ना उत्तराखंड के लोगों को फायदा मिलेगा। अब तो पासवान और नहीं तो कोई हुड्डा और नहीं तो कोई बाहर से आया हुआ चड्डा, इन लोगों को ही मिलेगा। वहीं तमाम विपक्षी दलों ने भी सरकार के खिलाफ निकाय चुनाव में आरक्षण में मूल निवासियों को ही प्राथमिकता देने को लेकर घेराबंदी शुरू कर दी है। साथ ही सरकारी मशीनरी का ध्रुवीकरण करने का गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा और प्रदेश सरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर भयभीत है। सत्ता के दबाव में कांग्रेस के कई पार्षद प्रत्याशियों के नामांकन को रद्द करने का खेल खेला जा रहा है। ऐसे कृत्य स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कदापि उचित नहीं है, जिसके चलते भाजपा नेताओं के लोकतांत्रिक प्रयासों के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पहुंचकर अपना विरोध भी जताया। जिस क्षण हम आप लोग बात कर रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर महोदय का निर्णय सामने नहीं आया है, वो अपना निर्णय लिख रहे हैं। निर्णय आने के बाद हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। जब शिकायतकर्ता सुबह से उपस्थित ही नहीं हुआ, उसने अपना पक्ष नहीं रखा, तो प्रशासन कैसे उसका पक्ष रख रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। और अगर ये निर्णय हमारे पक्ष में नहीं हुआ तो हम हाईकोर्ट में जाएंगे, उसकी हम कल सुबह की तैयारी कर चुके हैं। किस वजह से देखते हैं आप आगे? ये लोकतंत्र का माहौल है। लगातार सुबह से समय दिया जा रहा है और एंड टाइम पे ऐसा कहा जा रहा है क्या? शिकायतकर्ता उपस्थित ही नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट का समय समय पे जजमेंट है और एक्ट भी है भारत सरकार का कि सन 1950 में जो व्यक्ति जहां का निवासी होगा, उस व्यक्ति को उसी राज्य में आरक्षण का लाभ मिलेगा। और अभी उत्तराखंड सरकार में ये देखने को आ रहा है लंबे समय से कि चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो, यहाँ पर जो व्यक्ति सन 1950 के आधार पे यहाँ के रिजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं आते और जो उत्तराखंड सरकार की एससी जातियों की सूची में जो जातियाँ नहीं हैं, एसटी सूची की जातियों में जो जातियाँ नहीं हैं, उन लोगों को उत्तराखंड सरकार यहाँ की जो आरक्षित सीटें हैं वहाँ से अपना प्रत्याशी बना रही हैं और वो लोग जीत के भी आ रहे हैं। चाहे विधायक के चुनाव हो, सहारनपुर और तमाम दूसरे राज्यों के जो एससी कैटेगरी के लोग हैं वो लोग जीत के आ रहे हैं। ऐसी निकाय चुनाव में सरकार ने इस बार फिर से ऐसे प्रत्याशियों को अपना टिकट दिया है। भाजपा ने भी टिकट दिया है जो लोग यहाँ की मूल निवासियों वाली ही नहीं बल्कि जो 1950 के आधार पर जिन जातियों को आरक्षण नहीं है, उनको भी जो है यहाँ पे आरक्षित सीटों से उठा दिया गया है। तो अब भाजपा के आगे चुनाव के साथ आरक्षण और नैनीताल हाईकोर्ट में जवाबी तारीख पर जवाब देने व विपक्ष के नामांकन प्रक्रिया में धांधलियों जैसे गंभीर मुद्दे से निपट पाना बड़ी चुनौती से कम नहीं। वहीं पहले ही भाजपा सहित सभी राजनीतिक दल अपनी ही पार्टी में बगावती सुर को लेकर उलझे पड़े हैं। कहीं उलझनों में इस चुनावी दंगल के समीकरण न बदल जाएं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का